वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में ये 9 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। तो 9 जो है क्या क्या है उसको ऑब्जर्व करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्लास, थर्ड इज एनकैप्सुलेशन, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि बिना ऑब्जेक्ट्स के प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए। तो अगर प्रोग्राम बन रहा है तो ऑब्जेक्ट्स यूज करके ही बनना चाहिए। तो जावा जो है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कहते हैं इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब ऑब्जेक्ट अगर इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है तो क्लास क्या है? क्लास का मतलब होता है एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? क्लास जो है वो हमको एक ऐसा कोड प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाने लायक कुछ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का मतलब है कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जिसमें कि डेटा पार्ट हो और उसमें मेथड पार्ट हो, फंक्शन पार्ट हो। तो कोई भी क्लास जो होता है उसमें एक डेटा पार्ट होगा और दूसरा होगा उसका मेथड या फंक्शन पार्ट। ठीक, अब डेटा पार्ट और फंक्शन पार्ट का क्या मतलब है? डेटा पार्ट का मतलब यह है कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए क्लास के अंदर में, और इस पर्टिकुलर डेटा को मॉडिफाई करना, स्टोर करना या व्यू करना, ये सब ऑपरेशंस हम मेथड्स के थ्रू करेंगे या फंक्शंस के थ्रू करेंगे। तो जो फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं वो एक्टिविटी कहलाते हैं या प्रोसेस कहलाते हैं, जिसको यूज करके हम डेटा पार्ट को या तो अपडेट कर सकते हैं या तो व्यू कर सकते हैं। दो ही ऑपरेशंस पॉसिबल है, या तो हम उसको अपडेट करें, इसे मतलब मॉडिफाई करें, चेंज करें, एडिट करें, या तो फिर उसको व्यू करें कि उसमें है क्या। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्लास। जब हम क्लास बनाते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्लास बनाते हैं। सो क्लास कैसे क्रिएट करना है? क्लास कीवर्ड यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस देंगे डेटा पार्ट के लिए और साथ में फंक्शन पार्ट के लिए या मेथड्स के लिए। सो ये जो पूरे जो डेटा और मेथड्स होते हैं किसी भी क्लास के अंदर में, ये हम कहते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास। सो डेटा पार्ट विल बी कॉल्ड एज अ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, और मेथड जो है वो कहलाएंगे मेंबर मेथड्स ऑफ द क्लास। तो दोनों जो है मेंबर्स कहलाएंगे क्लास के। और ये कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? ये कुछ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम कोई भी चीज मॉडल करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल हम फैन को मॉडल करना चाहते हैं, हमारा एक क्लास है फैन, से वी हैव ए क्लास फैन। तो फैन क्लास को अगर मुझे मॉडल करना है तो मुझे डेटा पार्ट में क्या रखना पड़ेगा? मुझे डेटा पार्ट में रखना पड़ेगा फैन का कलर, उसका स्पीड, उसका से फॉर एग्जांपल उसका कलर स्पीड हो गया, और हम चाहें तो उसका नंबर ऑफ ब्लेड्स। ठीक है, इसको हम लोग एज ए डेटा पार्ट रखेंगे। डेटा पार्ट क्यों? क्योंकि इसमें हम डेटा रख सकते हैं। कलर में हम कलर का नंबर या कलर का स्ट्रिंग रख सकते हैं, किस कलर का नेम रख सकते हैं, वो एक डेटा हो गया। फिर स्पीड में 1 2 3 4 जो नंबर है उसको रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा। ब्लेड्स में भी 1 2 3 4 रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा। सो डेटा पार्ट हो गया जो फैन के डेटा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका फंक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जैसे स्टार्ट करके एक फंक्शन हो सकता है जो उसको शुरू करने में हेल्प करेगा, एक स्टॉप करके फंक्शन हो सकता है जो उसको रोकने का काम करेगा। तो ये सभी चीजों को हम जो है जो रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं, उन्हीं चीजों को हम मॉडल करके क्लासेस क्रिएट करते हैं।
और क्लास जो है वो जनरल क्लासिफिकेशन है। जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया फैन का, तो फैन रिप्रेजेंट्स अ जनरलाइज्ड फैन। अब ये फैन स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये सीलिंग फैन है कि टेबल फैन है। फैन इज ए जनरलाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम फैन कह रहे हैं दैट इज ए क्लास, मतलब जनरल क्लासिफिकेशन। तो किसी भी चीज को अगर हम जनरलाइज वे में क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हम उसको क्लास बोलते हैं, और उस क्लास के अंदर में हमको डेटा पार्ट को समझना पड़ेगा क्या होना चाहिए, फिर उसके रिलेटेड जो मेथड या फंक्शन वाला पार्ट है उसको समझना पड़ेगा। और ये पूरा इनकैप्सुलेटेड जो हम बनाएंगे इस पूरे ब्लॉक को, हम उसका नाम देंगे क्लास। अब ये जो क्लास हमने क्रिएट किया, ये इस क्लास को यूज करके, जैसे हम लोग ने फैन यूज किया, फैन एक क्लास बनाया अपन ने, तो इसको यूज करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसी फैन के अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हमने बोला सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन एक ऑब्जेक्ट बन गया। टेबल फैन एक ऑब्जेक्ट बन गया। सीलिंग फैन की प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी और जो टेबल फैन रहेंगे उसकी भी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी। अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि एक सीलिंग फैन है और एक जो है टेबल फैन है। तो सीलिंग फैन और टेबल फैन क्या बन गए? ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आता है इट इज दिस वन, कि क्लास यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और हम ऑब्जेक्ट्स जो है हम मानते हैं कि दे आर इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जावा में एक चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट कहते हैं तो ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। हम ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको न्यू करके इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब वो मेमोरी जो है कंज्यूम करने लगता है। सो हमने ऑलरेडी जो क्लास फैन बनाया था उसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने F1 से यहाँ पे से सीलिंग फैन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और टेबल फैन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। इन दोनों में मेमोरी कंजम्पशन नहीं होने वाला। मेमोरी कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि ये जो डेटा पार्ट हमने डिसाइड किया था और ये जो इसका फंक्शन पार्ट हमने डिसाइड किया था, ये जो डेटा पार्ट और फंक्शन पार्ट हमने डिसाइड किया था या मेथड पार्ट हमने डिसाइड किया था, उसके लिए कोई भी मेमोरी नहीं मिलेगा। अगर मेमोरी नहीं मिलेगा तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम ना तो डेटा पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे, ना तो उसके मेथड पार्ट को या फंक्शन पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। सो जब तक हम इन ऑब्जेक्ट्स का इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर लेते, जैसे हम सीलिंग फैन का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इक्वल टू न्यू फैन। अब हमने क्या किया, सीलिंग फैन का हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया? यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। सो न्यू ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, न्यू मेमोरी एलोकेशन होता है। और एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो न्यू मेमोरी एलोकेशन होगा वो हीप स्पेस में होता है। एक टाइप का स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस, हीप स्पेस बोलते हैं, वहां पे ये एलोकेशन होता है। सो जब हम न्यू करके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो जो इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं हमको उसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए हम किसी क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। सो हम जैसे ही हमने न्यू करके फैन ऐसे लिखा है तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा मेमोरी में, और उस मेमोरी में जो इंस्टेंस क्रिएट होगा उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, कलर पार्ट, कलर, स्पीड, ब्लेड्स, इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा, और स्टार्ट और स्टॉप का फंक्शन के लिए जो है मेमोरी एलोकेट होगा। सो जो मेमोरी एलोकेशन होगा ये न्यू के कारण होगा, और ये जो नया मेमोरी एलोकेशन है उसका जो नाम दिया जाएगा, रेफरेंस नेम विल बी सीलिंग फैन। सिमिलरली टेबल फैन के लिए भी सेम जो है हम ऑब्जर्व करेंगे। टेबल फैन के लिए हम जो है फिर से हम जो है फैन का नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम फैन का नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एक नया मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, उसमें डेटा पार्ट और फंक्शन पार्ट जो है उसमें जो है एक्चुअलाइज किया जाएगा, मेमोरी दिया जाएगा, और वो जो पूरा इंस्टेंस बनेगा वो जो मेमोरी एलोकेट होगा उस इंस्टेंस का नाम दिया जाएगा टेबल फैन। तो नाउ टेबल फैन is an instance of fan. Now ceiling fan is an instance of fan. तो जावा में ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में ये बेसिक डिफरेंस रहता है, लेकिन कुल मिला के जो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑब्जेक्ट में हमको मिल जाती हैं। क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्लास का जो डेटा पार्ट है और उसका जो फंक्शन पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑब्जेक्ट को मिल जाती है।
क्लास एज इट इज मेमोरी स्पेस एक्वायर नहीं करता है, ये सिर्फ जो है एक प्लेस होल्डर के जैसे काम करता है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे बनाया, ये जो क्लास है ये इसको मेमोरी नहीं मिलता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करेगा और इंस्टेंस क्रिएट करने का काम करेगा, लेकिन खुद इसको कोई मेमोरी नहीं मिलेगा। तो क्लास इज जनरलाइजेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल क्लासिफिकेशन, एंड ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिकेशन, स्पेशलिटी देते हैं हम लोग, स्पेसिफाई करते हैं ठीक किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। प्लस क्लास में जो भी अपन ने कोड लिखा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर एज इट इज क्रिएट होता है। जब हम न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो जैसे ही उसको मेमोरी मिलेगा वो एग्जिस्ट करने लगते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर में क्लास का पूरा कोड जो है वो एग्जिस्ट करने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि क्लास का जो कोड है वो रीयूज हो जाता है इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आएगा इनकैप्सुलेशन। अभी हमने जो देखा था क्लास के बारे में और फंक्शन के बारे में, तो उसमें हम एनकैप्सुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। एनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है किसी भी कोड को करली ब्रैकेट्स के अंदर में एनकैप्सुलेट करके रखना। सो जो भी कोड करली ब्रैकेट के अंदर एनकैप्सुलेटेड है और उसका हमने नाम दिया है, तो हम या तो फंक्शन का नाम दे सकते हैं या तो उसका नाम हम क्लास के नाम के साथ रख सकते हैं। अगर हमने क्लास का नाम लिया है तो वो क्लास का एनकैप्सुलेटेड कोड कहलाएगा। अगर हमने मेथड या फंक्शन का नाम लिया है तो वो मेथड नेम या मेथड कहलाएगा। सो एनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी डेटा और फंक्शंस हम बना रहे हैं, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, उसको हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर में एज ए ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक नेम देते थे। द नेम कैन बी ए फंक्शन नेम और इट कैन बी ए क्लास। तो उसे हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, मतलब एक कैप्सूल की जैसे अपन ने इसको बना लिया। जैसे हम एनकैप्सुलेशन करते हैं तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन भी अप्लाई हो जाता है। कैसे अप्लाई होता है कि ये जो एनकैप्सुलेटेड कोड है, इसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो हम इस मेथड के नाम पे हाइड कर लेते हैं या क्लास के नाम पे हाइड कर लेते हैं। कैसे? जैसे सोच लीजिए फॉर एग्जांपल एनकैप्सुलेटेड कोड में कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम अप्लाई किया हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इसमें चल रहा है, उसका कोड लिखा हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को जो है यूजर अगर यूज करना चाहे, जैसे मेथड है, मेथड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, तो मेथड को अगर यूज करना चाहे तो उसको उस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के बारे में कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जो है मेथड का नेम अगर वो उसको मालूम है तो उस मेथड के नेम को कॉल करके ये एनकैप्सुलेटेड कोड को रन कर सकता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एक इजी इंटरफेस दिया है मेथड का नेम, उसके नीचे जो उसका एनकैप्सुलेटेड कोड है वो हाइड हो जाता है या अप्लाई हो जाता है बिना यूजर के नीड के कि वो जाने उस बारे में कि एनकैप्सुलेटेड कोड में क्या है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्लास में भी वैसे ही है। क्लास में बहुत सारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड हो सकता है, डेटा मेंबर, मेंबर मेथड्स, बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूज करना चाहता है इस एनकैप्सुलेटेड कोड को, तो उसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्लास का नेम लेना पड़ेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया था क्लास का नेम, फैन इज द नेम ऑफ द क्लास, ठीक, फैन इज द नेम ऑफ द क्लास। तो हम लोग यूज करके हमने टेबल फैन और सीलिंग फैन बनाया। तो जब हम टेबल फैन और सीलिंग फैन बना रहे थे तो फैन के अंदर में जो कोड लिखा हुआ है उसके बारे में हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। तो एक इजी इंटरफेस हमको मिल गया फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द क्लास नेम। सो ये दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एब्स्ट्रैक्शन। प्लस एक और पॉइंट है, इसको याद रखना है कि क्लासेस जो है, स्पेशली जो क्लासेस हैं, दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी कहलाते हैं बिकॉज क्लास एक्ट्स एज ए डेटा टाइप। जैसे हम इंटीजर वैल्यूज बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, वैसे हम क्लास का नेम यूज करके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में आता है डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग कैसे हो रहा है, जो एनकैप्सुलेटेड कोड है वो उसमें हम जो है कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स दे सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स दे सकते हैं, जिसको यूज करके हम जो है डेटा को हाइड कर सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या क्या हैं जिसको हम दे सकते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर्स में आएगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स में जो आएगा दैट विल बी डिफॉल्ट,
डिफॉल्ट जो है वो कीवर्ड नहीं है, तो हम डिफॉल्ट अगर जब हम किसी चीज को डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, एक्सेस मोड देना चाहते हैं, तो हम कोई भी उस पर एक्सेस मोड स्पेसिफाई ही नहीं करते हैं, तो अपने आप वो डिफॉल्ट बन जाता है। फिर आता है प्राइवेट, फिर आता है प्रोटेक्टेड, फिर आता है पब्लिक। तो ये सभी एक्सेस मोड स्पेसिफायर्स हैं। इससे हम डेटा या मेंबर, जो भी मेंबर्स है क्लास के अंदर, उनके विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे डिफॉल्ट जो है वो विद इन द पैकेज मिलता है, डिफॉल्ट मेंबर्स आउटसाइड द पैकेज नहीं मिलते हैं। प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं, जो भी हमने प्राइवेट मेंबर्स बनाए हैं क्लास में, वो क्लास के अंदर ही मिलेंगे, क्लास के बाहर बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो क्लास के अंदर भी मिलते हैं, क्लास के बाहर भी मिलेंगे, लेकिन जो है पैकेज के बाहर नहीं मिलेंगे। पैकेज के थ्रू अगर एक्सेस करना हो तो इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। और पब्लिक जो है वो जनरल एक्सेस होता है, जो हर जगह एक्सेसिबल होता है। तो ये जो हमने अभी हाइड किया डेटा को, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट का हेल्प लेके, अलग अलग एक्सेस मोड लगा के, उसको हम बोलेंगे डेटा हाइडिंग। ऑल्सो मेथड के अंदर में भी जो है, कोई भी फंक्शन या मेथड के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स बनते हैं वो भी फंक्शन के बाहर नहीं मिल पाते, फंक्शन के अंदर ही मिलेंगे। तो लोकल वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द मेथड और फंक्शन। सो वो भी एक तरीके का, उनके ऊपर भी एक बाउंडेशन है कि वो एक बाउंड्री के अंदर ही मिलेंगे, बाउंड्री के बाहर नहीं मिलते हैं, तो उसको भी हम डेटा हाइडिंग कहेंगे। सो ये अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के जो है 3 कॉन्सेप्ट्स और अपन ने देखा जो क्लास और ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस में जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? क्लास की प्रॉपर्टीज है उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स, ये उसके प्रॉपर्टीज हैं। ये जो डेटा पार्ट होता है और मेथड वाला पार्ट होता है वो क्लास की प्रॉपर्टीज हैं। सो जो क्लास की प्रॉपर्टीज है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में अगर हम इनहेरिट कर लें, मतलब उसको दूसरे क्लास में एक तरीके से कह सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें क्या फायदा होगा कि जिस क्लास का हमने डेटा या मेंबर्स, जो भी मेंबर, डेटा मेंबर हो, मेंबर मेथड हो, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसका अगर हम लोग ने दूसरे क्लास में अगर इनहेरिट कर लिया, दूसरे क्लास में अगर उसको हम लोग ने डाउनलोड कर पाए, तो हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम रीयूज कर रहे हैं कोड। पेरेंट क्लास में जो कोड था वो चाइल्ड क्लास में रीयूज होने लगता है, दोबारा हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम एक पेरेंट क्लास होना चाहिए और कम से कम एक चाइल्ड क्लास होना चाहिए। तो चाइल्ड क्लास का क्या काम रहेगा? पेरेंट क्लास के सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेना, और चाइल्ड क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की आएंगी उसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। रीराइट कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया जो पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टीज थे वो बने बनाए प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में उनको एज इट इज मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में उनको एज इट इज मिलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला जाता है। इनहेरिटेंस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल। सो हम लोग जो है जब इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसके बारे में हम लोग जो है विद कोड स्टडी करेंगे। ये हो गया इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। सो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि पॉली मतलब मल्टीपल और मॉर्फ मतलब चेहरे। सो मल्टीपल अगर नेम्स यूज करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज अगर कर सकें तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग यूज करके हम इसको कर सकते हैं। और किस प्रकार से कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे किया जा सकता है। सो हम एक क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर हम एक मेथड बना देते हैं जैसे void f1। इसमें अपन ने बोला f1 विथ नो आर्गुमेंट्स, फिर एक f1 बना लेते हैं, फिर से f1 बना रहे हैं। देखिए नेम सेम है लेकिन इसमें एक आर्गुमेंट डाल देते हैं। फिर हमने f1 विथ इंटीजर आर्गुमेंट वाला यूज किया है, इसमें i के वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। फिर से अपन ने एक और f1 बना लिया जिसमें 2 इनपुट आर्गुमेंट्स दे देते हैं। तो इसमें f1 विथ 2 इनपुट आर्गुमेंट्स
हमने रन किया और इसमें i का वैल्यू और j के वैल्यू को प्रिंट करा दें। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फंक्शन का नाम सेम है, f1 इज द फंक्शन नेम, लेकिन इनपुट पैरामीटर लिस्ट में चेंजेस है, इनपुट पैरामीटर लिस्ट में चेंजेस है। प्लस हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि फंक्शन का जो बॉडी है, जो उसका डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसमें भी चेंजेस है। तो नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम बट देयर इनपुट आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट एंड द एक्टिविटीज आर आल्सो डिफरेंट। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, या इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसी प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक, सो अब जैसे हम चाहे तो इसमें क्लास एक इंस्टेंस बना लेते हैं न्यू करके और ob1.f1 कॉल कर सकते हैं, ob1.f1 विथ सिंगल इंटीजर, ob1.f1 विथ डबल इंटीजर्स कॉल कर सकते हैं। रन करके देखेंगे तीनों फंक्शंस रन हो जाएंगे। देखिए तीनों फंक्शन रन हो गए। ठीक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जहां नेम सेम है लेकिन उसकी एक्टिविटीज अलग अलग है। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है जो अभी अपन ने देखा है, ये एग्जांपल है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। देखिए डायनेमिक बाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो डायनेमिक बाइंडिंग में होता ये है कि ये जो हम देख रहे हैं फंक्शन का जो कॉलिंग है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करिए हमने फंक्शंस को कॉल किया, जैसे f1 फंक्शन को बिना आर्गुमेंट के कॉल किया तो ये वाले फंक्शन को ये फंक्शन कॉल हुआ, जब ये फंक्शन को अपन ने आर्गुमेंट के साथ कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, जब इस दो आर्गुमेंट्स के साथ कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो ये कैसे समझ रहा है, कंपाइलर क्या करता है कि ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ये लोकेट करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल कौन से डेफिनेशन के साथ मैच हो रहा है। फंक्शन कॉल में वो क्या ऑब्जर्व करता है, फंक्शन का नाम और उसमें इनपुट आर्गुमेंट्स। सो इनपुट आर्गुमेंट्स और इनपुट पैरामीटर जहां पे मैच हुआ उससे वो कनेक्शन क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग। इसको बाइंडिंग बोला जाता है। तो फंक्शन कॉल गेट्स बाइंडेड टुवर्ड्स द फंक्शन डेफिनेशन। अब ये जो बाइंडिंग हो रहा है, जैसे ये वाला, जैसे दो पैरामीटर वाला, दो आर्गुमेंट वाला हमने फंक्शन को कॉल किया तो दो पैरामीटर वाले फंक्शन के साथ इसको बाइंड करेगा वो। तो ये जो बाइंडिंग हो रहा है फंक्शन कॉल विद द फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग। और ये अगर कंपाइल टाइम में हो जाए, मतलब रन होने से पहले ही अगर ये हो जाए, कंपाइलेशन के वक्त ही हो जाए, तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। अब यही कनेक्शन जो बाइंडिंग हम कर रहे हैं फंक्शन कॉल विद फंक्शन डेफिनेशन, अगर ये रन टाइम में होने लगे, मतलब ये रन टाइम में अगर होने लगे तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। तो डायनेमिक बाइंडिंग के लिए इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है, वो हम बाद में और डिटेल में देखेंगे कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट किया जाता है। फिर कॉन्सेप्ट आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि इसमें जो डेटा पार्ट होता है, जैसे अब ऑब्जर्व करें यहाँ पे हमने डेटा सप्लाई किया, देखिए 100 एक डेटा है, फिर 100,200 एक डेटा है। अभी डेटा जा आ रहा है, ये डेटा जो है अब ऑब्जर्व करें कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। कैसे हमको पता लगा ये ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है? देखिए हम इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, अभी OB1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास A का ऑब्जेक्ट है। क्लास A में हम डेटा पार्ट रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेटा पार्ट रखता हूँ A B C। ठीक, तो हम चाहें तो ये जो 100 है वो इस डेटा पार्ट में जा सकता है A के अंदर, ये वाला 100 जो है वो B के अंदर जा सकता है, ये वाला 200 जो है वो C के अंदर जा सकता है। हम चाहें तो कोई भी डेटा को जो बाहर से हम सप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के बाहर से, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर में उसको लेके जा सकते हैं। तो ये डेटा जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, ये डेटा जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है यूजिंग दिस फंक्शन मेंबर फंक्शन। सो इसको हम बोलेंगे, ये जो डेटा जा रहा है इसको हम बोलेंगे मैसेज, इसको मैसेज बोलेंगे। और ये मैसेज किसके पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। तो हम इसको जो है ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे ये 100 जो है डेटा, मुझे इसको A के अंदर लेके जाना है, जो इसका डेटा पार्ट है। मैं कैसे लिख सकता हूँ, फंक्शन F1 के अंदर में जो I है उसको मैं A को असाइन कर दूंगा। सो नाउ इस A के अंदर में ये जो A है, डेटा पार्ट A है, उसमें I के वैल्यू स्टोर हो गया।
और ये ए और आई, ये जो सब चीजें कहाँ पे है, किसके अंदर है, OB1 के अंदर में है, उसमें जाके स्टोर होगा। तो हमने जो मैसेज यहाँ से दिया था वो मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो चुका है, तो इसको मैसेज पासिंग बोलते हैं। और अब मैसेज पासिंग एक और तरीके से हो सकता है, जैसे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे से void, एक और मैं फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे F1 फंक्शन को ही हम बना लेते हैं। F1 फंक्शन को बनाते हैं, जैसे इसमें इंटीजर रिटर्न टाइप में इसमें लिख देता हूँ, तो लास्ट में मैं इसमें रिटर्न कर रहा हूँ से 1000। से F1 फंक्शन जब अब कॉल होगा तो आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे 1000 रिटर्न होगा। अब कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था। कहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, अपन ने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ जो फंक्शन अपन ने कॉल किया था, ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न बैक करने वाला है, 1000। उसे हम स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। हमने इसमें के करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें स्टोर कर लेते हैं। अब ये के में क्या आ गया, 1000 वैल्यू आ गया। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो के के अंदर क्या वैल्यू आया, 1000। कि जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हम यहाँ पहुंचेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, 1000 वैल्यू रिटर्न होगा। 1000 वैल्यू जो भी रिटर्न होगा वो के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब ये जो 1000 है, ये एक मैसेज है जो F1 के थ्रू मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ने मुझे एक मैसेज दिया यूजिंग दिस F1 फंक्शन। ऑब्जेक्ट ने मुझे क्या मैसेज दिया, 1000। दिस इज द मैसेज आई हैव गॉट। तो मैसेज पासिंग बाई डायरेक्शनल है। जब हम इनपुट पैरामीटर्स यूज करते हैं तो मैसेज पासिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। और जब हम मेथड्स के अंदर से रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं तो मैसेज पासिंग बन जाता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अवरसेल्व्स, ऑब्जेक्ट टू आवर प्रोग्राम। तो ये मैसेज पासिंग का प्रोसेस होता है। ठीक, इसके बारे में भी हम और डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे। सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं। अब और भी देखेंगे हम लोग। ये पूरा जो अपन ने अभी देखा, ये पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में आता है। ठीक, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर लिटिल बिट क्लियर। Thank you so much for your patient listening. Thank you so much. Please remember to subscribe and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.